हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में विलियम हैजलिट के वर्क ए फादर्स लेटर के एमसीक्यूज अपन करेंगे। 92 एमसीक्यूज अपने इस वीडियो के अंदर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द एसे ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ फर्स्ट पब्लिश्ड? On the Conduct of Life, first published in 1836. The correct answer is 1836. Next है, who was the editor responsible for publishing this essay in the collection Literary Remains? एडिटर का पूछा है, कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिशिंग के लिए इस ऐसे के, वो भी कौन से कलेक्शन में? लिटरेरी रिमेन्स में। तो कौन है? विलियम हैजलिट जूनियर। ये विलियम हैजलिट के बेटे, विलियम हैजलिट जूनियर। नेक्स्ट है, इन विच स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिटरेरी रिमेन्स ऑफ द लेट विलियम हैजलिट डज दिस ऐसे अपीयर? कौन सी वॉल्यूम के अंदर अपीयर हुआ? वॉल्यूम सेकंड में। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ बिफोर इट वाज पब्लिश्ड एज एन एसे? ओरिजिनल फॉर्मेट वो क्या था? और जो ओरिजिनल इसका फॉर्मेट था ना, वो एक लेटर था, एक फादर का अपने बच्चे को, अपने बेटे को, एक प्राइवेट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। विच लंदन पब्लिशर का नाम पूछा है जिन्होंने रिलीज़ किया कलेक्शन जो था जिसके अंदर ये ऐसे था उसे। तो उसका नाम क्या है? उनका नाम है सैंडर्स एंड ओटले, और फुल नेम मैंने आपको मेंशन किया था, बिल्कुल है ना। और अगर नहीं ध्यान है, वीडियो वॉच कर लो, उसके अंदर बताया हुआ है। आगे चलते हैं। टू विच लिटरेरी पीरियड डज विलियम हैजलिट बिलोंग? कौन से लिटरेरी पीरियड से विलियम हैजलिट बिलोंग करते हैं? शेयरिंग द इरा विद पोइट्स लाइक कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ। तो वो है रोमांटिक पीरियड। विच वन? रोमांटिक पीरियड। अब आपको एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा दे दिया, किट्स, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है, बिफोर फाइंडिंग सक्सेस एज एन एसेइस्ट एंड क्रिटिक व्हाट प्रोफेशन डिड हैजलिट अनसक्सेसफुली परस्यू इन पेरिस? क्या था? पेंटर, है ना, पढ़ा था अपन ने। देखो अच्छे से वर्क से रिलेटेड अगर वीडियो आप वॉच कर लेते हो और उसके बाद में एमसीक्यूज वाला वीडियो करते हो ना, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ 99.9% आपके क्वेश्चंस जो है ना वो करेक्ट होते हैं। विच फेमस पोइट्स, यहाँ रिविजन हो जाता है फिर आपका, देखो, विच फेमस पोइट्स सरमन इन 1798 डिड हैजलिट वॉक 10 miles टू हियर एन इवेंट ही क्रेडिट विद वॉकिंग अप हिज माइंड? कौन फेमस पोइट थे वो जो नज़दीक के चर्च में आए थे और उनको सुनने के लिए विलियम हैजलिट 10 माइल तक नंगे पैर कीचड़ के अंदर चलकर गए थे? कौन थी वो हस्ती? वो थे एस टी कॉलरेज, ए सैमुअल टेलर कॉलरेज। नेक्स्ट है अपना, which specific term is used to describe the energy, passion and sensory detail found in Hazlitt's writing style? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गस्टो। ये करेक्ट आंसर है गस्टो, और ये एक टर्म है, इसे आप सिग्नेचर टर्म कह सकते हैं हैजलिट के लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। हैजलिट का इसका मतलब नॉट जस्ट मीन एन्जॉयमेंट, इट रेफर्स टू द पावर, पैशन एंड विटैलिटी एक वर्क के अंदर जो इन्होंने डाली है। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल फिगर डिड हैजलिट फायरसली, पॉलिटिकल फिगर की बात हो रही है, एडमायर एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ किंग्स लीडिंग टू हिज आइसोलेशन फ्रॉम कंजर्वेटिव ब्रिटिश सोसाइटी? द करेक्ट आंसर इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट, which scandalous book detailing his obsessive love for his landlord's daughter Sarah Walker severely damaged Hazlitt reputation? बहुत बुरे तरीके से हैजलिट की रेपुटेशन को ना बर्बाद करके रख दिया था। दैट इज लाइबर, जिसके अंदर जिस वर्क का नाम है लाइबर। मतलब किस चीज़ ने बर्बाद कर दिया था? इस वर्क ने नहीं, बल्कि इनका जो ऑब्सेसिव लव था ना अपनी लैंडलॉर्ड की बेटी के साथ में, उस लव की वजह से इनका जो रेपुटेशन है वो बहुत सीवियरली डैमेज हो गया था, और ये चीज़ इन्होंने अपने इस वर्क के अंदर मेंशन करी है। नेक्स्ट है, हैजलिट वॉज बोर्न इन टू ए फैमिली ऑफ डिसेंटर्स। वट वॉज हिज फैमिलीज प्रोफेशन दैट इन्फ्लुएंस हैजलिट इंडिपेंडेंट थिंकिंग? क्या उनका प्रोफेशन था? तो वो यूनिटेरियन मिनिस्टर थे, और यूनिटेरियन मिनिस्टर को भी मैंने एक्सप्लेन करा है अपने वर्क वाला जो वीडियो है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हैजलिट्स मास्टरपीस ऑफ क्रिटिसिज्म फीचरिंग साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ऑफ हिज कंटेम्पोररीज? एंड द करेक्ट आंसर इज द स्पिरिट ऑफ द एज। नेक्स्ट है अपना, डिस्पाइट ए लाइफ फिल्ड विद पॉवर्टी
political defeat, and failed relationships. What were Hazlitt reported final words? क्या कहते हैं लास्ट में वो, इतना सब मतलब ज़िंदगी है ना गरीबी से मतलब भर गई थी बुरे तरीके से, पॉलिटिकली भी डिफीटेड थे, फेल्ड उनके जीवन के अंदर रिलेशनशिप रही हैं, फिर भी हैजलिट के जो फाइनल वर्ड्स थे वो क्या थे? तो वो थे वेल आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है अपना, व्हाट ओकेजन प्रॉम्प्ट्स द फादर टू राइट दिस लेटर टू हिज सन। कौन सा ओकेजन होता है? ओकेजन होता है बच्चा स्कूल जाता है ना, स्कूल उसको शिफ्ट करना होता है, बोर्डिंग स्कूल है वो जहाँ उसे शिफ्ट करना है, वो टाइम है। ए द सन इज सेटिंग ए स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज ओन हेल्थ एट द टाइम ऑफ राइटिंग। क्या हेल्थ थी? हेल्थ उनकी अच्छी नहीं थी, खराब हो रही थी, मतलब इनडिफरेंट आप कह सकते हो कि कुछ पता नहीं था। वट इज़ द फादर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर लिविंग दिस एडवाइस। फादर की प्राइमरी मोटिवेशन क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल टू लीव समथिंग फॉर द सन टू रिमेंबर हिम बाय, कुछ ऐसा छोड़ के जाना कि उसे याद रखे उसका बेटा। द फादर विशेज टू क्वेश्चन हिज सन अगेंस्ट। क्या विश होती है फादर की? फादर की विश होती है कि मैंने जो गलतियां करी है ना वो गलतियां मेरा बच्चा ना करे, हाँ कम से कम इतना तो मैं उसे सिखाऊं। नेक्स्ट है, ऑन द वे टू द न्यू डेस्टिनेशन हाउ डिड द सन डिस्क्राइब द पीपल एट द स्कूल। बच्चा क्या बताता है कि स्कूल में कैसे होंगे? वो कहता है कि ए सेट ऑफ स्टूपिड डिसएग्रीबल पीपल। द फादर सजेस्ट दैट द सन्स डिसलाइक फॉर द स्कूल वॉज एक्चुअली ए डिसप्लेसमेंट ऑफ विच फीलिंग। वो बच्चा पसंद नहीं कर रहा है ना स्कूल जाना, वहाँ के लोगों को पसंद नहीं कर रहा है, उसका एक्चुअली मीनिंग पता है क्या था? उसका एक्चुअली मीनिंग ये था कि घर को नहीं छोड़ना चाहता था वो, मेन बात ये है। सी इसका करेक्ट आंसर है, घर छोड़ना नहीं चाहता था, उस चीज़ से बच रहा था, इसलिए बहाने बना रहा था कि नहीं स्कूल तो नहीं जाऊँगा, स्कूल के अंदर तो अच्छे लोग नहीं है, स्कूल के अंदर तो सारे के सारे लोग जो है ना बेवकूफ़ भरे पड़े। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गुड ओल्ड रूल टू फॉलो। क्या है ये? क्या है गुड ओल्ड रूल? इसका मतलब है होप फॉर द बेस्ट। क्या आंसर है? मतलब है इसका होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छे के लिए आशा रखो। इफ वन कैन नॉट अल्टर एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अगर आप अपनी किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को बदल नहीं सकते हो तो फादर क्या एडवाइस करता है? तो क्या करो आप? वो कहते हैं कि एंड्योर करो, टू पुट अप विद इट, सहन करने की हिम्मत रखो जितना हो सके उतना। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फादर से अबाउट एंटिसिपेटिंग एविल्स। एंटिसिपेटिंग इविल्स के बारे में क्या कहते हैं? कि इट मेक्स थिंक आउट टू बी वर्स देन दे आर। आप पहले से चीज़ों को अगर बुरा 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 समझने लगोगे तो और भी बदतर हो जाएगी आपके लिए चीज़ें। वाई डिड द सन इनिशियली टेक नो नोटिस ऑफ स्कूल फेलोज। अपने साथ के स्कूल के जो साथी हैं उनको नोटिस ही नहीं करता, उसका रीज़न क्या है वो बच्चा? बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर्स टू हिम, क्योंकि वो सारे के सारे उसके लिए क्या हैं? अजनबी हैं। द फादर आर्ग्यूज that the other boys knew as little of the son as। फादर कहते हैं कि जैसे तुम बाकी बच्चों के लिए अनजान हो, बाकी बच्चे भी तुम्हारे लिए अनजान है ना, यही बात बोलते हैं। तो क्या मतलब है इसका? he knew of them, he knew of them। what was the result of the son setting himself against the school fellow? what was the result? answer is they kept aloof from him। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, कंसीविंग ए प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ दैम इज। आप खुद ही अपने मन में ही किसी के बारे में धारणा बना लें, गलत धारणा बना लें बिना किसी के जाने, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है? टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है? बैड रीजनिंग। नेक्स्ट है, व्हेन डज द फादर सजेस्ट इट इज एप्रोप्रिएट टू थिंक इल ऑफ अदर। व्हाट इज एप्रोप्रिएट? ओनली व्हेन दे बिहेव इल, उस समय आप बुरा सोचो जब वो आपके साथ गलत करें, इतने नहीं। वट इज द रिकमेंडेड मेथड टू डिसआर्म द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स? द करेक्ट आंसर इज अवॉइड द फॉल्ट्स यू सी इन दैम। अवॉइड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फादर ऑब्जर्व्ड दैट द सन वाज डिस्पोज टू क्रिटिसाइज वट एस्पेक्ट ऑफ द अदर बॉयज। द करेक्ट आंसर इज देयर ड्रेस, जो उन्होंने पहनी है। द फादर एडवाइज नेवर टू डिस्पाइज एनी वन फॉर, कि कभी भी किसी को डिस्पाइज मत करो। किस चीज़ के लिए? मतलब ये देखिए क्या समझाना चाह रहे हो, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। एनीथिंग दे कांट हेल्प, जिसके लिए वो खुद ही नहीं जिम्मे, मतलब खुद जब जिस चीज़ को खुद वो कर नहीं सकते उसके लिए अगर आप सोचते हो तो गलत है ना। वाई डज मी, पॉवर्टी की बात की जा रही है स्पेशली वहाँ पे। वाई डज द फादर विश द सन टू कीप अप अपीयरेंसेज? वाई डज? बिकॉज
as a defense against the idle sneers of the world. C is the correct answer. While keeping up appearance, the son is warned not to. The son is warned not to value himself upon them. Correct answer क्या होगा? Value himself upon them. The father amends his advice to say, never despise anyone at all, because contempt implies a trump, मतलब over and pleasure in the ill of another. कोई अगर आपसे नीचे है, आपसे छोटा है, तुच्छ है, तो आप उस चीज़ में खुश हो, उसे नीचा समझकर खुश हो, तो ये गलत है. आपको ये खुशी हो कि उसके पास में नहीं है, मेरे पास है, तो ये गलत है. आपको खुशी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है आपके पास है, लेकिन ये सोच के नहीं कि उसके पास नहीं है मेरे पास है, वो घमंड आ जाए, ये चीज़ गलत है. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, द सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन अदर्स विदाउट द अपील टू सेल्फ लव इज ए पेनफुल फीलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन कंप्लेन्स दैट द बॉयज एट स्कूल. बच्चा क्या शिकायत करता है? कंप्लेन्स कि लाफ एट हिम एंड डू नॉट केयर अबाउट हिम. वन चीफ रीजन फॉर सेंडिंग द सन टू स्कूल इज टू, मेन मुख्य रीजन बताना आपको बच्चे को स्कूल भेजने का. इग्नोर हिम टू द अनअवॉइडेबल रब्स ऑफ लाइफ. क्योंकि स्कूल जो है ना, उसको एक एग्जाम्पल दिया है, वर्ड बताया है, संसार का एक हिस्सा है. संसार ही अपने आप में मतलब दुनिया है. आप स्कूल जाते हो तो वो दुनिया का दूसरा रूप है. समझ लीजिए आप दुनिया को सीख रहे हैं. अगर स्कूल गए हैं, स्कूल के लोगों से रूबरू हुए हैं, तो समझिए आप दुनिया से रूबरू हुए हैं पहली बार. द फादर पॉइंट्स आउट दैट द सन कैन नॉट ऑलवेज बी विद हिम. हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, बोलता है ना फादर, हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, इसलिए स्कूल भेज रहा हूँ ताकि तुम दुनिया को समझो. हाउ डज द फादर डिस्क्राइब द सन्स अपब्रिंगिंग अंटिल दिस पॉइंट? ही हैज़ बीन ए स्पॉइल्ड चाइल्ड. अभी तक तुम कैसे हो? एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह हो, घर में हो, राजा महाराजा की तरह रहते हो. अमंग हिज प्ले फेलो, अपने खेलने वाले बच्चों के साथ में घर पर, द सन वॉज टू फॉन्ड ऑफ बट क्या बनता है वो? लीडर बना रहता है हमेशा. बीइंग अ लीडर, अपने खेलने वालों के बीच में भी तुम लीडर बने रहते हो, घर में तुम राजा महाराजा की तरह रहते हो, तुम्हें कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता. तो अब तुम स्कूल जाओ, तुम्हारे जैसे ही है सब वहाँ पे. द फादर क्रेडिट्स द सन विद हैविंग विच पॉजिटिव ट्रेड्स, गुड नेचर एंड गुड सेंस, कि तुम अच्छे स्वभाव के हो, अच्छा तुम्हारा सेंस है. एट स्कूल द सन फाइंड्स हिमसेल्फ अमंग बॉयज हु आर हिज इक्वल, बिगर या फिर स्ट्रोंगर. कि स्कूल जा रहे हो ना, अब या तो तुम्हारे साथ के हैं वहाँ पे, या तुमसे बड़े हैं, या फिर तुमसे स्ट्रोंगर हैं. The other boys have something else to attend to besides humoring the son's whims and fancies. The son feels the lack of attention from others as a repulse or piece of injustice. वो यही समझता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है. What is the first lesson to learn? First lesson to learn: study hard to succeed. या there are other people in the words beside yourself. Dress well to be respected. या might makes right. Yes, the correct answer is there are other people in the world. और भी है भाई, जैसे तुम हो वैसे और भी लोग हैं तुम्हारे जैसे दुनिया में. The amusements and pursuits of others ought to be, amusement and pursuits of others ought to be of as much consequence of them to them as the sons are to him. बाकियों के भी अपनी अपनी इच्छाएं हैं. Giving oneself airs to childish self importance leads to being exposed to be thwarted and laughed at. According to the father, what is the only true morality or wisdom? According to father, true equality. True equality, true wisdom यही है. In his father's house, the son could, अपने father के घर में, do as he pleased, जो उसे अच्छा लगे वो कर सकता है. In the world, the son will find, और संसार के अंदर, दुनिया के अंदर कंपिटेटर्स हैं भाई हर जगह पे. द फ्रेज यू आर नॉट बोर्न अ किंग सन, ये जो फ्रेज है ना कि तुम राजा के बेटे पैदा नहीं हुए हो, तो द सन हैज़ नो राइट टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस, कि तुम लोगों के ऊपर शासन करने और उन्हें नष्ट करने के लिए पैदा नहीं हुए हो. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी राजा महाराजा की संतान हो. वट डज द फादर से द सन कैन एक्सपेक्ट रिगार्डिंग द मिलियंस मैंशनड हियर टू शेयर देयर फेट, कि जो तुम्हारे भाग्य में है उसे तुम्हें फेस करना पड़ेगा, उसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा. द फादर विशेज द सन टू बी रिकनसाइल्ड टू हिज सिचुएशन एज सून एंड with as little pain as he can. The word be times in the phrase
इन योर बी टाइम मीन्स क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है अर्ली. The phrase first entrance into the world implies that school is viewed as a microcosm of society. संसार का एक तरह से छोटा रूप ही तो है स्कूल. In the context of my health is so indifferent. यहाँ पे indifferent का मतलब क्या है? Indifferent का मतलब है mediocre and not very good. You durst say they were a set of stupid. यहाँ पे डस्ट जो है ये एक आर्केइक फॉर्म है. किस चीज़ की आर्केइक फॉर्म है? यहाँ ये डेयर्ड की है. द फ्रेज स्पाइट एंड विलफुलनेस सजेस्ट बिहेवियर दैट इज ए. स्पाइट और विलफुलनेस है, ये कैसे बिहेवियर की बात हो रही है? मैलिशियस एंड स्टबबोर्न, जिद्दी और ईर्ष्यालु स्वभाव. कीपिंग अलूफ फ्रॉम यू implies that the other boys stayed at a distance from him. उसे मतलब कटे कटे से रहते हैं, दूर दूर से रहते हैं. The father caused the son's judgment of strangers bad reasoning. इसका मतलब क्या है? दिस इज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इग्नोरेंस. ये अज्ञानता पर बेस्ड है. डिसआर्म देयर हॉस्टिलिटी यूजेस द वर्ड डिसआर्म. ये मेटाफोरिकल है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू रिड्यूस और टू रिमूव एंगर और सस्पेशन. पिक और रिसेंटमेंट. पिक refers to means a feeling of irritation resulting from a slight to one's pride. Vulgar prejudice implies prejudices that are common, lacking refinement or sophistication. To be the dupe of vulgar prejudice means to be here. Prejudice means to be the victim or person who is deceived. An exulting one. The word exulting implies showing triumphant elation or jubilation. Indirect appeal to our self love. Self love here essentially refers to self love. किस चीज को रेफर कर रहा है? ईगो और वैनिटी को. अनअवॉइडेबल रब्स इन लाइफ. यहाँ पे रब्स का मतलब क्या है? डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स है, फ्रिक्शंस किससे जिससे लिया है. यू हैव हिदर टू बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. हिदर टू मीन्स हियर अंटिल नाउ. हमरिंग योर हिम्स एंड फैंसीज. विम्स में आर सडन और कैप्रिशियस डिजायर. थॉट एंड लाफ्ड एट. थॉट का मतलब क्या होता है? थॉट का मतलब होता है प्रिवेंटेड फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग. Settle our differences amicably. Amicably means in a friendly and peaceable manner. The text is best described as what type of composition? टेक्स्ट कौन सा, किस तरीके से? एक डायडेक्टिक लेटर के रूप में है ये. Nobody likes to be treated with contempt. यहाँ जो कंटेम्प्ट है ना, ये बेस्ट कैसे डिफाइन किया गया है? फीलिंग दैट ए पर्सन और थिंग इज beneath consideration or worthless, जिसको बिल्कुल एकदम वैल्यूलेस माना जा रहा हो. Father implies that the son's leadership at home was due to being a spoiled child among playfellows. The tone of the letter can best be described as affectionate but firm and instructional. मतलब प्यार तो है लेकिन बच्चे को मजबूत बनाना है, इस वजह से लेटर लिखा है. और वो भी कैसे? एकदम फर्म होके और एकदम इंस्ट्रक्टिव नेचर रखते हुए. When the father says, I may not be with you long, he is foreshadowing his potential death. Which literary period does this text most likely belong to, given its formal tone and focus on moral instruction? The Romantic period, early 19th century. The central theme of the passage can best be described as, central theme जो है वो डिस्क्राइब करता है ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड इनोसेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वट इज द प्राइमरी टोन ऑफ द फादर थ्रू आउट द लेटर? कैसी रही है? पैटर्नल रही है, प्रैग्मेटिक रही है और कॉशनरी. एक फादर की जैसी होती है. द फादर स्टाइल ऑफ राइटिंग इज एपिस्टोलरी, विच मीन्स it is written in the form of a letter. A is the correct answer. The phrase my dear little fellow serves to
establish an affectionate and intimate connection. Which philosophical concept is evident in the advice to endure to put up with them as well as you can? Stoicism यानी endurance of pain, hardship without complaint, बिना किसी शिकायत के. द टेक्स्ट यूजेज द स्कूल प्राइमरी एज ए मेटाफर फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? वाइडर वर्ल्ड और सोसाइटी के लिए यूज़ किया गया है. बाय स्टेटिंग you can hardly mistake your place in society, the father implies that social mobility in this time was often defined by birth and circumstances. The contrast drawn between the father's house and the world illustrates the theme of, किस चीज़ को बताता है ये बताता है protecting childhood versus harsh reality. The father's advice is didactic, meaning it is intended to teach or instruct. बहुत आसान है. Overall, the text serves as a rite of passage, document marking the son's entry into where? मिलिट्री के अंदर है, आफ्टर लाइफ है, मैरिज है, कहाँ पे है जी? पब्लिक स्फेयर, इनटू द पब्लिक स्फेयर. द फ्रेज कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड यूजेस विच लिटरेरी डिवाइस? कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है? दैट इज मेटाफर. In the sentence, it makes enemies of half the word. The author is using which rhetorical device to emphasize the consequences of prejudice? Hyperbole. बढ़ा चढ़ा के कहा है ना, half of the word enemies. The contrast creates between in your father's house and in the world. ये जो contrast है, ये क्या है? ये क्या है? क्या ये alliteration है, juxtaposition है, personification है? क्या चीज़ है ये एक आपको बिल्कुल क्या लग रहा है? ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, juxtaposition. The father's advice involves a shift from specific example school boys to general truth यानी human nature. ये जो टेक्निक है इसको क्या बोलते हैं? ये जो टेक्निक है इसे इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं. Idle sneers of the word attributes a human action sneering to an abstract concept. This approach is which literary device? ये जो अप्रोच है ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ये पर्सोनिफिकेशन है. क्या है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी क्या है? ह्यूमन एक्शन स्नीरिंग की यहाँ पे ली गई है. तो इस तरह से 92 क्वेश्चंस का ये वीडियो अपना था इस MCQ बेस्ड. तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दो और फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ ऑल पर सेट करके रखिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है अपने चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक्स.